वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन द फिफ्थ पार्ट ऑफ आओ क्वेश्चन करके देखें ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस. In this session we will discuss the previous year questions related to orbital contribution to magnetic moment and temperature independent paramagnetism. क्वेश्चन इज हाउ डज ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन अफेक्ट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट. ठीक है, जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है वो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे अफेक्ट करता है वो हमें बताना है. एमडीयू 2011-15 और केयू के 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने कहा है कि आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके अंदर क्या होते हैं, टू टाइप्स के मोशंस होते हैं. कोई भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर क्या दिखाता है, वो टू टाइप्स के मोशंस दिखाता है. वन इज स्पिन मोशन एंड अनदर वन इज ऑर्बिटल मोशंस. ठीक है, स्पिन मोशन कब शो किया जाता है, ऑर्बिटल मोशन कब किया जाता है शो, यदि आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट है. ठीक है, यदि आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होंगे तो उनको कोई भी स्क्रीन नहीं करेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन्स उसको स्क्रीन नहीं करता है. तो उस केस में क्या होता है, आपके पास स्पिन कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या हो जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है बजाय की ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन. हम ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, ओके. लेकिन यदि आपके पास ऑर्बिटल मोशन है तो ऑर्बिटल मोशन कब अराइज होता है, यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इनर सेल से रिलेटेड है. ठीक है, वो यदि इनर सेल से रिलेटेड है, यदि अंदर रहेंगे तो उनको क्या होगा, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीन करेंगे. ठीक है, तो स्क्रीनिंग की वजह से उस केस में क्या होता है कि हम ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. वी कांट नेग्लेक्ट द ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन. और इसको हम किसके साथ लेके चलेंगे, स्पिन कंट्रीब्यूशन के साथ लेंगे. ठीक है, तो यदि हमारे पास स्पिन मोशन है तो स्पिन मोशन के अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है दैट इज 4s into s+1. एंड यदि आपके पास ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है तो इसने कहा है कि ऑर्बिटल के साथ साथ दैट इज l into l+ के साथ आपको s into s+1 भी जो है वो लेना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला हो जाता है 4s into s+1 plus l into l+1. ओके, नाउ देखिए जो आपके पास स्पिन मोशन है, ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, वो केमिकल इन्वायरमेंट पे डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, यदि केमिकल इन्वायरमेंट पे डिपेंड नहीं करेगा तो वो ये चीजें नहीं देखेगा कि केमिकल बॉन्डिंग वगैरह क्या है. ठीक है, लेकिन यदि आपके पास ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ऑर्बिटल मोमेंटम आता है तो उस केस में आपके पास क्या होता है कि आपके पास ये जो है वो केमिकल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है. यदि केमिकल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है इट मींस ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी मच रेस्ट्रिक्टेड. ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि वहां पर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन को थोड़ा रिड्यूस कर दिया जाता है. ये केमिकल इन्वायरमेंट के हिसाब से देखेंगे तो इसका मतलब क्या है, उसके सराउंडिंग के इलेक्ट्रॉन्स को भी देखेंगे तो वो क्या करते हैं, उसके ऑर्बिटल मोशन को थोड़ा क्विंच कर देते हैं, थोड़ा रिड्यूस कम कर देते हैं. ठीक है, ये था आपके पास ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन. नाउ देखिए, यदि हमें क्या करना है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करना है. टू जनरेट द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट द इलेक्ट्रॉन्स शुड गो अराउंड द न्यूक्लियस वाया डी ऑर्बिटल्स. इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जाना पड़ेगा विद डी ऑर्बिटल्स. ठीक है, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो वो कैसे जाएंगे, वाया डी ऑर्बिटल. ओके, और ये कब पॉसिबल हो सकता है, यदि हमें ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो है जनरेट करना है तो उस केस में 3 कंडीशंस आपको चाहिए. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे होने चाहिए, डिजनरेट मतलब इक्वल एनर्जी के चाहिए. ठीक है, ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के होने चाहिए. सेकंड थिंग लाइक हम इस तरह का ले सकते हैं एग्जांपल कि जिसके अंदर 5d ऑर्बिटल्स क्या है, डिजनरेट है. सेकंड कहता है कि जो ऑर्बिटल्स शुड बी सिमिलर शेप एंड साइज. ऑर्बिटल्स किस तरह के होने चाहिए, जिनकी शेप और साइज इक्वल हो. यदि उनकी शेप और साइज इक्वल है तो इसका मतलब वो इजीली एक दूसरे के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं यदि हम उनको रोटेट करें कुछ एक्सिस के अलोंग. ठीक है, ओके, तो हमने कहा सेकंड कंडीशंस कि उसकी शेप साइज सिमिलर होनी चाहिए. थर्ड वन, द ऑर्बिटल मस्ट कंटेन इलेक्ट्रॉन ऑफ आइडेंटिकल स्पिन्स. ठीक है, ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन कैसी होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए. ठीक है, ये तो 3 कंडीशंस हैं जिसको हम फॉलो करते हैं टू जनरेट द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट. नाउ देखिए, यदि हम CFT के अलोंग देखते हैं तो CFT के अकॉर्डिंग यदि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग देखेंगे तो हमें पता है ये डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स T2G और EG के सेट में स्प्लिट होते हैं. ऐसे ही टेट्राहेड्रल के केस में E एंड T2 के केस में होते हैं. ठीक है, यदि ऑक्टाहेड्रल केस आ रखा है
ठीक है। तो आपके पास यदि D1 है, D1 का मतलब जब 1 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास प्रेजेंट है, यदि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होगा तो उस केस में आपके पास क्या होता है, वो जो आपके पास ऑर्बिटल रहेगा वो मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा। यदि D2 है तो भी करेगा। यदि वो D6 है, ठीक है, हाई स्पिन और लो स्पिन केसेस इसमें भी आएंगे, तो इसमें ऑक्टाहेड्रल में आप हाई स्पिन और लो स्पिन केसेस देखेंगे तो D6 D7 के अंदर वो ऑर्बिटल्स जो है मैग्नेटिक मोमेंट शो करता है। लेकिन यदि कहीं पे आपके पास हाफ फील्ड आ जाता है, हाफ फील्ड आ जाता है या फुल्ली फील्ड आ जाता है, तो उस केस में जो ऑर्बिटल मोशन है वो क्या हो जाता है, पिंच हो जाता है। जैसे D3 के केस में हो जाता है, D5 के केस में हो जाता है, D8 D9 एंड D4। ओके, सेम केस आपको पता है टेट्राहेड्रल जो है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। अब क्या होगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास यदि मोशन देखना है तो उस केस में क्या होना चाहिए, यहाँ पर D3 है, D3 का मतलब आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन्स आपने फिलअप किए, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन्स आपने ऊपर फिलअप किया। तो इस केस में आपके पास क्या है, हाफ फील्ड या फुली फील्ड की कंडीशंस नहीं आई है, तो ये आपके पास क्या होगा, ऑर्बिटल मोशन शो करेगा। सेम D4 में भी ये मोशन शो करेगा। D8 में 5 6 7 एंड 8, उसमें भी ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से शो करेगा। 9 होगा तो भी शो करेगा। लेकिन यदि D1 है, D2 है, D5 है, D6 है, D7 है, तो उस केस में टेट्राहेड्रल यदि स्प्लिटिंग होती है तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट शो नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट चीज हमें जो ध्यान रखनी है, दैट इज इजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स कैन जनरेट एनी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। इजी सेट जो होता है वो कभी भी आपके पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि इजी के अंदर आपके पास क्या क्या होते हैं, इजी के अंदर आपके पास होता है dx² - y² और dz²। तो देखिए ये एक्स एक्सिस के अलोंग, ये जेड एक्सिस के अलोंग है और ये एक्स और वाई के अलोंग है। तो ये दोनों क्या नहीं कर सकते, अपने इन शेप, इनकी जो शेप या साइज है वो इक्वल नहीं है, मींस ये अपने आप को एक दूसरे के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। तो सेकंड कंडीशन जो थी उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई इजी सेट जो है वो आपके पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट शो नहीं करता। सिमिलरली यदि आपके पास क्या है, जो ई सेट है टेट्राहेड्रल के अंदर, वो भी जनरेट नहीं करेगा, चाहे आपके पास ऑक्टाहेड्रल का केस हो या टेट्राहेड्रल का केस हो, दोनों ही केसेस के अंदर ऑर्बिटल जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो जनरेट नहीं होता, क्योंकि यहाँ सेकंड कंडीशन जो थी कि ऑर्बिटल की साइज या शेप क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, मीन्स वो एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर होने चाहिए, वो यहाँ फॉलो नहीं होती है। दैट्स वाई इजी सेट जो है, ई या इजी सेट, इजी मीन्स एट ऑक्टाहेड्रल में और ई मीन्स टेट्राहेड्रल में वो ऑर्बिटल जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो शो नहीं करेंगे। ठीक है। अब बात आती है T2G के अंदर। तो T2G सेट जो है ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल में वो दिखा सकता है, आपके पास कंडीशन फर्स्ट और सेकंड इक्वल है, क्योंकि सभी की जो शेप या साइज होते हैं इक्वल होते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, सभी d ऑर्बिटल डिजनरेट है। ठीक है। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, द टू डायरेक्शंस ऑफ सर्कुलेशन पोजेस डिफरेंट एनर्जीज दैट cause loss of orbital degeneracy। जब बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो टू डायरेक्शंस क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होंगी। ठीक है। तो उससे क्या होंगी, एनर्जीज क्या मिलेंगी, डिफरेंट मिलेगी, जबकि हमने कहा था कि उनके इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है वो क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए। इसमें क्या हो जाता है, यदि आइडेंटिकल नहीं मिलती है तो उस केस में जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या हो जाता है, आपके पास लॉस हो सकता है, ऑर्बिटल डिजनरेसी वहां पर आ सकती है। तो मेनली इस केस में आपके पास यही है कि यदि हमें ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट शो करवाना है तो उस केस में 3 कंडीशंस चाहिए, ऑर्बिटल डिजनरेट चाहिए, सिमिलर शेप या साइज के चाहिए और इलेक्ट्रॉन्स उसमें आइडेंटिकल स्पिन्स के होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, डिस्क्राइब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है। टेम्परेचर के ऊपर जो डिपेंड ना करता हो लेकिन फिर भी क्या दिखाए, पैरामैग्नेटिज्म शो करे। मेनली ये जो केस आता है वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर आता है। कुछ ऐसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर किसी भी तरह का कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे, लेकिन फिर भी क्या दिखाते हैं, वीक पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। ठीक है। वो क्या कहलाते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। अब देखिए ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म क्यों शो करते हैं, बिकॉज ऑफ कपलिंग ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ द सिस्टम विद द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हायर एनर्जी। क्योंकि यहाँ पर जो इनकी ग्राउंड स्टेट है और एक्साइटेड स्टेट है, उन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, कपलिंग हो जाती है, यदि बाहर से कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। ठीक है। तो जैसे ही कपलिंग होती है तो द कॉम्प्लेक्सेस में हैव सम ऑर्बिटल मैग्नेटिज्म।
कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ ऑर्बिटल मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा लार्ज इनफ टू कैंसल आउट द इंटरनेट डायमैग्नेटिज्म। अब उसके केस में जो डायमैग्नेटिज्म था वो कैंसिल हो जाएगा और आपका सब्सटेंस स्लाइटली पैरामैग्नेटिज्म की तरह बिहेव करेगा। Okay, second thing, since this paramagnetism does not depends upon the thermal population levels, क्योंकि ये टेम्परेचर के ऊपर तो डिपेंड कर नहीं रहा है, इसीलिए हमने इसको बोल दिया टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। तो मेनली हम ये कहेंगे कि कुछ सब्सटेंसेस डायमैग्नेटिक हैं जो कि अपने ग्राउंड स्टेट में भी क्या है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे लेकिन फिर भी वीक पैरामैग्नेटिज्म शो कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उस टाइम जो उसके अंदर जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उनकी जो ग्राउंड स्टेट है और एक्साइटेड स्टेट है वो दोनों क्या कर जाती है, कपल कर जाती है। तो कपलिंग की वजह से वहां पर ऑर्बिटल मैग्नेटिज्म शो हो जाता है। ठीक है, जो उस ऑर्बिटल मैग्नेटिज्म की वजह से जो डायमैग्नेटिज्म है वो कैंसिल हो जाएगा और पैरामैग्नेटिज्म जो है वो वहां पर प्रीफर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, temperature independent paramagnetism like diamagnetism is not due to the magnetic dipole within the molecule. Instead, it is induced when the substance is placed in magnetic field. ये जो आपके पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मैग्नेटिज्म है, डायमैग्नेट जो है वो क्या है, कैसे प्रोड्यूस होगा, यदि हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को, ये विद इन द मॉलिक्यूल प्रोड्यूस नहीं होता जैसे कि डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म इज ऑफ द सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ द डायमैग्नेटिक। यदि हम इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट सब्सटेंसेस की, तो उनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो सेम होती है जैसे कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर होती है।